मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री से नई दिल्ली में की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में किए जा रहे कृषि कार्यों की जानकारी, केंद्रीय योजनाओं को अधिक तीव्रता से राज्य में लागू करने की अपील। गन्ने की अधिक आपूर्ति और बेहतर पैदावार के चलते भारत के चीनी उत्पादन में भारी बढ़ोतरी। 15 जनवरी 2026 तक सालाना आधार पर 22% बढ़कर हुआ 159 लाख टन उत्पादन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कच्चे जूट की ऊंची कीमतों के मुद्दे की समीक्षा की। सुचारू औद्योगिक संचालन सुनिश्चित करने के लिए जूट मिलों तथा लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कच्चे जूट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर दिया जोर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान की अध्यक्षता में उदयपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन। किसानों की आय बढ़ाने, फसल कटाई के बाद नुकसान घटाने, मूल्यवर्धन और खाद्य सुरक्षा पर बल। पशुपालकों, किसानों एवं छात्र छात्राओं को पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित योजनाओं तथा पशु कल्याण के बारे में जागरूक करने के लिए पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह का आयोजन। 13 फरवरी 2026 तक चलेगा ये कार्यक्रम। समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम से नई दिल्ली में स्थित अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री से राज्य में कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य की जानकारी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार का काम सराहनीय है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं को अधिक तीव्रता से राज्य में लागू करने की अपील की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाई बहन अधिक उत्साह के साथ कृषि कार्य कर सकेंगे। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान राज्य में रबी फसल 2025-26 और मूल्य समर्थन योजना की प्रगति की जानकारी भी छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री से ली। शिवराज सिंह चौहान ने इन दोनों ही विषयों पर राज्य की प्रगति पर संतोष प्रकट किया। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत यंग लीडर्स 2026 के प्रतिभागियों के साथ एक अहम वर्चुअल संवाद किया। ये बातचीत भारत मंडपम में हुए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की अगली कड़ी थी। इस संवाद का मकसद युवाओं को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उनके विचारों को देश की खेती से जोड़ना भी है। ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट ने कहा कि आज के युवा सिर्फ छात्र नहीं हैं बल्कि वही आने वाले समय के इनोवेटर, उद्यमी और नीति बनाने वाले लोग हैं। इस वर्चुअल मंच के जरिए युवाओं को पहली बार ऐसा मौका मिला जहां वे अपने नए विचार सीधे राष्ट्रीय स्तर पर रख सकें और उन्हें जमीन पर उतारने की बात कर सकें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि युवा उनके लिए केवल विद्यार्थी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि को बदलने और मजबूत बनाने के लिए युवाओं की प्रतिभा का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उनके मुताबिक नए विचार और नवाचार ही देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। गन्ने की अधिक आपूर्ति और बेहतर पैदावार के चलते भारत का चीनी उत्पादन 2025-26 सत्र में 15 जनवरी तक सालाना आधार पर 22% बढ़कर 159 लाख टन हो गया है। भारतीय चीनी एवं बायो ऊर्जा विनिर्माता संघ यानी इस्मा ने मंगलवार को इस बढ़ोतरी की जानकारी दी। इस्मा के एक बयान के अनुसार पिछले साल इसी अवधि में उत्पादन 1.3 करोड़ टन था। संगठन ने बताया कि इस वर्ष 15 जनवरी तक लगभग 518 चीनी मिलें चालू थी, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 500 थी। भारत में चीनी का सत्र अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। इस वर्ष सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन 51% बढ़कर 42.7 लाख टन से 64.5 लाख टन हो गया है। उत्तर प्रदेश में उत्पादन
4.8 लाख टन से बढ़कर 46 लाख टन हो चुका है और कर्नाटक का उत्पादन सालाना आधार पर 27.5 लाख टन से बढ़कर 31 लाख टन हो गया है। ईश्वर ने बताया कि गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता, बेहतर पैदावार और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सुचारू कामकाज के कारण 2025-26 के सत्र में भारत के चीनी क्षेत्र ने अब तक स्थिर प्रगति की है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और जूट आयुक्त कार्यालय के साथ कच्चे जूट की ऊंची कीमतों की मुद्दे की समीक्षा की। बैठक के दौरान सिंह ने सुचारू औद्योगिक संचालन सुनिश्चित करने के लिए जूट मिलों तथा लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कच्चे जूट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सिंह ने जूट आयुक्त को अनुमति भंडारण सीमा से अधिक जमाखोरी का पता लगाने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के अभियान को और भी तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योग को कच्चे जूट की ऊंची कीमतों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए पिछले साल सितंबर में जूट बैग की खरीद कीमत 74 रुपये से बढ़ाकर 87 रुपये से अधिक कर दी है। ये उपाय जूट किसानों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर अब सिर्फ एक पारंपरिक उद्योग नहीं रहा है, यह अब एक शक्तिशाली और रोजगार पैदा करने वाला इंजन बन चुका है। टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक अखबार में लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि सेक्टर ने एक लंबा सफर तय किया है, अब ये एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। गिरिराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टेक्सटाइल सेक्टर अब इस दशक का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर बनने के लिए तैयार है। उनके अनुसार पीएम मित्र पार्क, पीएलआई योजनाएं और नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस उद्योग को एक नई दिशा दे रहे हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और सेक्टर का विकास तेजी से हो रहा है। गिरिराज सिंह ने मुख्य विकास तत्वों का भी जिक्र किया, जिनमें प्रति व्यक्ति टेक्सटाइल खपत का दुगना होना, एफटीए के कारण नए ग्लोबल मार्केट खुलने से एक्सपोर्ट में तेजी और सस्टेनेबिलिटी आधारित ग्रोथ शामिल हैं। इस ग्रोथ मॉडल में हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर के लिए नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। इसी लेख को अब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी रिपोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के एक पारंपरिक इंडस्ट्री से एक शक्तिशाली रोजगार पैदा करने वाले लोगों पर केंद्रित ग्रोथ इंजन बनने तक के सफर के बारे में बताया है, जो आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को दर्शाता है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अध्यक्षता में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। इसमें 22 केंद्रीय मंत्रालयों, 22 राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों, उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों, NIFTEM और इन्वेस्ट इंडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण किसानों की आय बढ़ाने, फसल कटाई के बाद नुकसान घटाने, मूल्यवर्धन, पोषण, खाद्य सुरक्षा और युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगार सृजन का अहम माध्यम है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, तेलंगाना और अंडमान निकोबार ने क्षेत्रीय नवाचारों, क्लस्टर विकास और निर्यातोन्मुख पहलों का प्रस्तुति की। इस अवसर पर मंत्री ने उदयपुर की कृषि उपज मंडी समिति में कॉमन इंक्यूबेशन सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी किया, जो मसाले और लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा। समापन पर मंत्री ने कहा कि केंद्र, राज्य, उद्योग और संस्थानों के बीच निरंतर समन्वय से भारत को खाद्य प्रसंस्करण में वैश्विक अग्रणी बनाया जा सकेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पशुपालकों, किसानों एवं छात्र छात्राओं को पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित योजनाओं तथा पशु कल्याण के बारे में जागरूक करने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने देश भर में पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह का आयोजन किया है। 13 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभियान के अंतर्गत पशु कल्याण, पशु चिकित्सा सेवाओं, उन्नत पशुपालन, डेयरी, बकरी एवं मुर्गी पालन से संबंधित योजनाओं के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा पशुपालन से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके लिए संगोष्ठियों, ऑनलाइन वेबिनार, युवा संवाद, गौशालाओं एवं पशु कल्याण संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही स्कूल एवं कॉलेजों में भ्रमण कर छात्र छात्राओं को पशुपालन की जानकारी भी दी जा रही है। अभियान में मोबाइल वेटनरी यूनिट द्वारा ग्रामों एवं पंचायतों में पशु चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ पशु कल्याण, रोग रोकथाम, टीकाकरण तथा पशुपालन योजनाओं से संबंधित जानकारी का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है।
राजस्थान पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के सभी लक्ष्यों को 31 मार्च तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। डॉक्टर शर्मा ने विभाग के सभी कार्य ऑनलाइन करने और योजनाओं की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने मोबाइल वेटनरी यूनिट के सुचारू संचालन, GPS मॉनिटरिंग और लाभार्थियों को फीडबैक लेने पर भी विशेष फोकस करने को कहा। मंगला पशु बीमा योजना के तहत 31 मार्च तक 21 लाख पशुओं का बीमा लक्ष्य तय किया गया है। विभाग के अनुसार प्रतिदिन लगभग 10,000 पशु का बीमा किया जा रहा है। वहीं FMD टीकाकरण में 82% लक्ष्य पूरा हो चुका है, जिससे 79% डेटा भारत पशुधन ऐप पर दर्ज किया गया है। सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए डॉक्टर शर्मा ने इसके 100% उपयोग, नियमित समीक्षा और कमजोर प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। असम से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपिडा ने असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी में जैविक उत्पाद सम्मेलन सह खरीदार विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इसका उद्देश्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को सुदृढ़ करना तथा बाजार तक पहुंच बढ़ाना था। सम्मेलन में 30 से अधिक निर्यातक, 9 आयातक और करीब 50 किसान उत्पादक कंपनियां FPC ने भाग लिया। इस मंच ने उत्पादकों, निर्यातकों और खरीदारों के बीच प्रत्यक्ष संवाद को बढ़ावा दिया है और नए व्यापारिक अवसरों व दीर्घकालिक साझेदारी की संभावनाएं सर्जित की हैं। असम की कृषि जलवायु विविधता, जोहा चावल, विशेष गैर बासमती चावल, केला, अनानास, संतरा, असम नींबू, जैविक अदरक, हल्दी और काली मिर्च जैसे उत्पादों के निर्यात की बड़ी संभावनाएं प्रदान की गई हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण पर जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रमाणन और लेबलिंग से जुड़ी आवश्यकताओं की जानकारी दी गई। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने कहा है कि एपिडा के सहयोग से राज्य अपने जैविक और GI टैग उत्पादों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की आय बढ़ाने, खेती के आधुनिकीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार लगातार प्रशिक्षण सह परिभ्रमण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आधुनिक कृषि तकनीकों से किसानों को जोड़ने के लिए विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इसी क्रम में बिहार सरकार राज्य के किसानों को प्रशिक्षण के लिए अलग अलग संस्थानों में भेज रही है। 19 जनवरी से 20 किसानों का दल ICAR IARI हजारीबाग में 5 दिन का प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण ले रहा है। 31 जनवरी को 20 किसानों का एक और दल केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ जाएगा, जहां पुराने फलों के बागों के वैज्ञानिक जीर्णोद्धार की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि अब तक उन्नत बकरी पालन पर 20 किसानों ने ICAR केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसी तरह सब्जी उत्पादन को लाभकारी बनाने के लिए 20 किसानों ने भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में 5 दिवसीय प्रशिक्षण लिया, जिसमें मल्चिंग, उन्नत बीज चयन और वैज्ञानिक पद्धतियों पर जोर दिया गया। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि सरकार किसानों की आय में निरंतर वृद्धि और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार का जिला गयाजी अब चारा नर्सरी के लिए भी जाना जाएगा। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी चारा उत्पादन सह प्रतिशत योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिले के उत्तरी और डुमरिया प्रखंड में 18 लाख रुपए की लागत से चारा नर्सरी बनाए जा रहे हैं। नर्सरी में तरह तरह के पौष्टिक व गुणवत्ता वाले चारों की खेती होगी, जिसमें अजोला घास, बरसीम, लहसुन, जेई जैसे अन्य चारे शामिल हैं। किस तरह चारे की अच्छी खेती की जाए, नर्सरी में इसकी जानकारी भी दी जाएगी। यहाँ पशुपालक को किसानों को लाकर लाइव खेती दिखाई जाएगी। चारे की गुणवत्ता के बारे में बताया जाएगा, साथ ही चारे की खेती के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। इसकी सफलता के बाद अन्य सभी प्रखंडों में चारा नर्सरी का निर्माण होगा। आत्मा कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के जिला भोपाल की गवर्निंग बोर्ड की बैठक कलेक्टर कौल शिलेंद्र सिंह के निर्देशन में एवं जिला पंचायत CEO ईला तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
कृषि उप संचालक एवं आत्मा गवर्निंग बॉडी के सदस्य सचिव सुमन प्रसाद ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रमों में शासकीय विभागों के साथ साथ अशासकीय संगठनों की भागीदारी को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन जैसे सहायक व्यवसायों, प्राकृतिक खेती, सामूहिक प्रयासों और किसानों की क्षमता विकास पर जोर दिया गया। साथ ही महिला कृषक समूहों को संगठित कर कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने और किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं विस्तार तंत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर सहमति बनी। जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी ने निर्देश दिए कि भोपाल जिले में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और एक बगिया मां के नाम योजना से जुड़े किसानों एवं महिलाओं को बेहतर और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। उत्तराखंड सरकार ने कृषि सहायकों को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों का मानदेय अब 8,300 रुपये से बढ़ाकर 12,391 रुपये कर दिया गया है। इस संबंध में शासन आदेश जारी कर दिया गया है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि कृषि सहायक किसानों तक सरकारी योजनाएं और तकनीकी जानकारी पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार का उद्देश्य उनका मनोबल बढ़ाना है और उन्हें उचित पारिश्रमिक देना है। मानदेय वृद्धि से कृषि सहायकों को आर्थिक संबल मिलेगा और वे किसानों की सेवा और अधिक उत्साह के साथ कर सकेंगे। इस फैसले पर प्रदेश भर के कृषि सहायकों ने राज्य सरकार और कृषि मंत्री का आभार जताया। बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में सुबह और रात के समय घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि आज हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 3 से 4 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और गरज के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 5 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी भाव। मंगलवार को मंडियों में कॉफी की आवक सीमित रही। बता दें कि एग्मार्क नेट के मुताबिक केरल की पुलपल्ली मंडी में कॉफी का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 19 और 20 जनवरी को इसके सौदे 21,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वैश्विक कॉफी व्यापार की बात करें तो भारत आज एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। वर्तमान में कॉफी निर्यात करने वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर काबिज है, जो दुनिया के कुल कॉफी निर्यात में लगभग 5% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। भारतीय कॉफी की अंतर्राष्ट्रीय मांग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 4 वर्षों से देश का कॉफी निर्यात लगातार 1 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में तो इसने नया इतिहास रचते हुए 1.8 अरब डॉलर का रिकॉर्ड आंकड़ा छू लिया है, जो कि पिछले वर्ष के 1.29 अरब डॉलर की तुलना में लगभग 40% की भारी वृद्धि दर्शाता है। भारतीय कॉफी निर्यात के इस ऐतिहासिक उछाल के पीछे मुख्य रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए बदलाव और भारतीय कॉफी की उच्च गुणवत्ता जिम्मेदार है। वियतनाम और ब्राजील जैसे प्रमुख उत्पादक देशों में प्रतिकूल मौसम के कारण रोबस्टा किस्म की पैदावार में कमी आई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रोबस्टा की मांग और कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हुई। भारत की शेड ग्रोन यानी छाया में उगाई गई कॉफी अपनी विशिष्ट सुगंध और मिठास के कारण अब एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में पहचानी जा रही है, जिससे यूरोपीय बाजारों विशेषकर इटली और जर्मनी में इसकी खपत बढ़ी है। इसके साथ ही भारतीय कॉफी बोर्ड के सक्रिय प्रयासों और नई निर्यात नीतियों ने भारतीय उत्पादकों को वैश्विक खरीदारों से सीधे जुड़ने का मौका दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात मूल्य 1.8 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। आज भारत दुनिया में इंस्टेंट कॉफी तैयार करने और उसे दूसरे देशों में बेचने का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। खास बात यह है कि भारत से जो कुल कॉफी बाहर भेजी जाती है, उनमें से लगभग 38% हिस्सा डिब्बा बंद या तैयार कॉफी यानी वैल्यू एडेड उत्पादों का होता है। कॉफी का ये पूरा कारोबार भारत के गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है और करीब 20 लाख लोगों को काम देता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कॉफी की खेती बड़े उद्योगपतियों के बजाय छोटे किसानों के हाथों में है। देश के 99% कॉफी फार्म छोटे किसानों के हैं, जो मिलकर भारत की कुल कॉफी का 70% हिस्सा उगाते हैं। इस तरह कॉफी उद्योग न सिर्फ पैसा कमा रहा है, बल्कि लाखों छोटे किसान परिवारों का जीवन भी संवार रहा है।
मंगलवार को मंडियों में मसूर की आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो 20 जनवरी को कुछ मंडियों में मसूर के सौदों में तेजी देखने को मिली, वहीं कुछ में भाव स्थिर रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की बीना मंडी में 19 जनवरी को मसूर का भाव था 5,900 रुपए। 20 जनवरी को इसके भाव 1,650 रुपए उछलकर 7,550 रुपए पर जा पहुंचे। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 जनवरी को इसका भाव 9,050 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की नवाबगंज मंडी में 19 जनवरी को मसूर का दाम रहा 7,200 रुपए, जो कि 20 जनवरी को 110 रुपए चढ़कर 7,310 रुपए पर जा पहुंचा। चालू रबी सीजन के दौरान मसूर की बुआई की प्रगति पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर बनी हुई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 के लिए अब तक 17.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मसूर की बुआई पूरी हो चुकी है। यदि इसकी तुलना पिछले साल की इसी समान अवधि से की जाए तो उस समय यह आंकड़ा 16.85 लाख हेक्टेयर था। इस प्रकार वर्तमान सीजन में मसूर का कुल रकबा पिछले साल की तुलना में 21,000 हेक्टेयर की बढ़त के साथ आगे चल रहा है, जो उत्पादन के दृष्टिकोण से सकारात्मक संकेत है। वहीं साल 2025-26 के रबी सीजन में मसूर की खेती के रकबे में बढ़ोतरी के बावजूद पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान रबी मसूर का कुल उत्पादन 17.72 लाख टन रहने की संभावना है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि के 17.91 लाख टन के मुकाबले लगभग 19,000 टन कम है। उत्पादन में इस संभावित गिरावट का सीधा असर बाजार पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में शुष्क मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई करें। सिंचाई का काम शाम के समय किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कम तापमान में फसलों पर ठंड का प्रभाव ना पड़े। मध्य गुजरात के किसान तैयार दलहनी फसलों की कटाई कर लें। दक्षिणी गुजरात में कपास की चुनाई सुबह के समय करें। यहाँ के किसान गन्ने की रोपाई जारी रखें। उत्तरी सौराष्ट्र में कपास की चुनाई कर लें। उत्तरी सौराष्ट्र के किसान अरहर और अरंडी की कटाई या तुड़ाई समय पर कर लें। दक्षिणी सौराष्ट्र में भी कपास की चुनाई और अरंडी की तुड़ाई का काम करें। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में पाला पड़ने की संभावना को देखते हुए मक्का की फसल में सिंचाई करें। यहाँ के किसान 35 से 40 दिन की फसल होने पर निराई गुड़ाई का काम करें। आलू के पौधों की जड़ों में मिट्टी चढ़ाएं। उत्तर पश्चिमी जलोढ़ क्षेत्र में समय पर बोई गई गेहूं की फसल 45 से 50 दिन की होने पर दूसरी सिंचाई करें। देर से बोई गई गेहूं की फसल 21 से 25 दिन की होने पर हल्की सिंचाई करें। सब्जियों की फसल से खरपतवार निकालने का काम करें। दक्षिणी बिहार में 50 से 55 दिन पुराने प्याज की ठीक से तैयार खेतों में रोपाई करें। प्याज और अन्य फसलों की रोपाई के समय पौधों के बीच उचित दूरी का ध्यान रखें। प्याज के पौधों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना उचित रहेगी। प्याज की रोपाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि रोपाई मिट्टी के अधिक नीचे तक ना करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पदभार संभालते ही पार्टी के भीतर संगठनात्मक गतिविधियों को तेज कर दिया। नितिन नबीन के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तेलंगाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष सेलार को प्रभारी नियुक्त किया गया है। ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए पूर्व महासचिव राम माधव को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के बीच देश भर में 22 नए रोल ऑब्जर्वर की बड़ी तैनाती की है। इस ताज़ा नियुक्ति के तहत पश्चिम बंगाल को 11 नए ऑब्जर्वर दिए गए। पश्चिम बंगाल में आशा वर्कर्स ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वे अपने न्यूनतम भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। महाराष्ट्र के आर्थिक भविष्य को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावोस में मुंबई 3.0 को आधिकारिक रोड मैप पेश किया। भारत 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में AI प्रभाव शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये शिखर सम्मेलन वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI शिखर सम्मेलन होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टार्टअप IT और ITS उद्यमियों के साथ बजट से पहले एक परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट क्षमता वाला अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। करीब 2.10 लाख करोड़ के इस निवेश के साथ ये भारत के अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक होगा। दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संबोधित किया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।